we are moving to the last part, that is Joule's effect of heating. So now you see Joule's effect of heating. क्या है बच्चों कि मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है तुम्हारा, इस कंडक्टर को आपने सर्किट में लगाया। तो सर्किट में लगाने का मतलब है कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया दोनों एंड्स के बीच में। तो जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया तो यहां पे कोई भी चार्ज होगा वो क्या करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। तो जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये हमने क्या किया, कंडक्टर के अक्रॉस आपने V पोटेंशियल लगा दिया। तो जैसे ही आप पोटेंशियल लगाओगे आपको मालूम है कि इस पोटेंशियल की वजह से चार्जेस पे वर्क होगा, दैट इज इक्वल्स टू VQ। तो वर्क डन ऑन चार्ज, ठीक है राम की नहीं, ठीक है। तो इतना वर्क डन होगा चार्ज के ऊपर, और अब ये चार्ज आगे जब मूव करेगा तो एक तो अपने एटम का अट्रैक्शन होगा इसके ऊपर, बाकी एटम्स का भी अट्रैक्शन होगा, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, तो इन सब में एनर्जी तो खर्च होगी ना। तो ये जो आपने पोटेंशियल दिया, इसकी वजह से जो एनर्जी मिली वो धीरे धीरे क्या होगी, खर्च हो जाएगी। चलिए, तो जब ये खर्च हो जाएगी तो ये जो एनर्जी, जो वर्क आपने किया उस वर्क से मिलेगी काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी फाइनली कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में। हो जाएगी कन्वर्ट कि नहीं हो जाएगी? ठीक है, तो अब हम इवेंचुअली हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि whenever current is passed through a conductor, heat is produced। और लॉजिक में बता चुका हूं आपको कि क्यों प्रोड्यूस होती है। तो जब भी तुम कंडक्टर से करंट पास करोगे हीट प्रोड्यूस होगी, और वो हीट क्या करेगी, हीट प्रोड्यूस होगी। इसी फिनोमेना को आप जूल्स इफेक्ट ऑफ हीटिंग कहते हो। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड जूल्स इफेक्ट ऑफ हीटिंग। अब जिस मटेरियल में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे कॉलिजन ज्यादा होंगे और ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें कम कॉलिजन होंगे, कम हीट प्रोड्यूस होगी। लेकिन हीट सब में प्रोड्यूस होती है, चाहे वो कितना भी अच्छा कंडक्टर हो। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हीट प्रोड्यूस ना हो। तो इसीलिए आप कॉपर वायर से भी जब करंट पास करते हो तो कुछ टाइम के बाद आप उसको टच करके देखो, वो भी गर्म हो जाता है। ठीक है बेटा? तो अब हम आगे बात करते हैं। तो हमारी हीट कितनी प्रोड्यूस होती है? VQ हीट प्रोड्यूस होती है हमारी। तो कहने का मतलब है हमारी हीट जो प्रोड्यूस हुई दैट इज इक्वल्स टू VQ। और आपको मालूम है कि Q इक्वल्स टू क्या होता है? Q इक्वल्स टू होता है I इंटू T। होता है बेटा कि नहीं होता है? तो मैं Q की जगह I इंटू T लिख दूं तो हीट जो प्रोड्यूस हुई दैट इज इक्वल्स टू VIT। एक रिलेशन और आ गया इसके लिए आपके पास। नहीं, ये तो assume ये कर लिया ना हमने कि all the energy is converted into heat। वो तो होनी ही है ना, क्योंकि अगर एक बात सुनो, अगर तुम कोई अप्लायंस लगाओगे तो अप्लायंस में तुम्हारी एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो हीट में नहीं कन्वर्ट होगी, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली तुम्हारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो तुमने वर्क किया,
that will finally convert into some other form or whatever जो भी फॉर्म है। ठीक है ना? जैसे आपने फैन चलाया, तो फैन ने कुछ तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, कुछ हीट में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन हमारा लॉस तो हो गया ना, हमारी तो सारी एनर्जी खर्च हो गई। तो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि ये जो वर्क आपने किया चार्ज के ऊपर, दैट इज अल्टीमेटली लॉस्ट। और हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने एक हीटिंग अप्लायंस लगाया हुआ है, तो हीटिंग अप्लायंस लगाया है तो सारी की सारी हीट में ही कन्वर्ट होनी है। तो हमारी जो assumptions है दे आर वन, हम सारी एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली assumption हमारा ये है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एनर्जी लूज ही होनी है, आपकी सारी की सारी एनर्जी। ओके, ठीक है, तो देखो एक तो रिलेशन तुम्हारे पास ये आ गया कि H इक्वल्स टू VQ, दूसरा रिलेशन आ गया तुम्हारा H इक्वल्स टू BIT, और अगर ओम्स लॉ के हिसाब से मैं V को अगर IR लिख दूंगा तो यहाँ पे एक रिलेशन और आ जाएगा, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ठीक है, और अगर अब की बार मैं I की जगह V बाई R लिख दूंगा तो एक रिलेशन और आ जाएगा। एक तो रिलेशन ये हो गया, और एक और रिलेशन अगर लिखें तो दैट इज इक्वल्स टू H इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R इनटू T, एक रिलेशन ये बन जाएगा। ठीक है, ओके, इस तरह से 1 2 3 4 तुम्हारे पास 4 रिलेशन आ गए हीट के। आ गए बेटा कि नहीं आ गए? हाँ, तो ये जो मैंने लिखा है ये समझ में आया? ये तो 10th लेवल की चीजें हैं, कुछ नया तो है नहीं इनमें। हाँ, ठीक है, तो हटा दूं? यस सर। चलिए, तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब तुम एक बात बताओ कि हम जो हीट खर्च करते हैं, मतलब आप जो इलेक्ट्रिसिटी खर्च करते हो बेसिकली, उसका बिल तो आप देते हो, आपके घर के बाहर एक मीटर लगा होता है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, और उस इलेक्ट्रिसिटी मीटर में एक रीडिंग आती है, और वो रीडिंग यूनिट्स के फॉर्म में आती है। तो वो बेसिकली क्या बताता है? तो एक यूनिट का मतलब होता है, एक यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, ठीक है बेटा, और दैट इज इक्वल्स टू होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, तो ये तुम्हारी एक यूनिट हो गई। अब तुम जितनी एनर्जी खर्च करोगे उतनी यूनिट तुम्हारे बिल में आ जाएंगी, और पर यूनिट के हिसाब से हमारा जो अथॉरिटी होती है वो हमसे चार्ज करती है। तो चार्ज ऑफ रनिंग क्या हो जाएगा, या कॉस्ट ऑफ रनिंग? तो कॉस्ट ऑफ रनिंग का मतलब होता है आपका जो मीटर बिल आता है, कॉस्ट ऑफ रनिंग जब भी निकालनी होती है दैट इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। मान लीजिए 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए जो भी कॉस्ट है एक यूनिट की, इनटू नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड, आपने कितनी यूनिट कंज्यूम की। ठीक है, इस तरह से आप कॉस्ट ऑफ रनिंग निकाल देते हो। ठीक है बेटा, हाँ, चलिए इसको नोट डाउन करिए इन 2 लाइनों को, इसमें कुछ खास तो है नहीं करने के लिए। इसके बाद बेटा मैं बता रहा हूं आपको पावर के बारे में, पावर ऑफ अप्लायंस। ध्यान रखिए मैं किसकी पावर बता रहा हूं, पावर ऑफ अप्लायंस बता रहा हूं मैं। ठीक है, और वो भी कौन सी? इनपुट पावर, सिर्फ इनपुट पावर के बारे में बात करते हैं हम। तो इनपुट पावर क्यों? क्योंकि तुम्हारे अप्लायंस के ऊपर जो पावर लिखी होती है वो सिर्फ उसके इनपुट के बारे में बताती है और कुछ नहीं बताती। ठीक है, तो ये पावर क्या होती है, तो मैं लिख देता हूं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ये इनपुट पावर की बात कर रहे हैं हम, इनपुट पावर। तो देखिए डेफिनेशन, इट इज वर्क डन। वर्क डन की बजाय हीट लिखा जाए तो ज्यादा बेटर है। इट इज
heat or energy consumed by appliance in 1 second. ठीक है, तो पावर इक्वल्स टू क्या हो गया, पावर इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम, इसकी यूनिट होती है वॉट। तो पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट। ठीक है बेटा, तो तुमने देखा होगा तुम्हारे अप्लायंस पे हमेशा पावर लिखी होती है, लिखी होती है। तो वो पावर क्या बताती है आपको, ये बेसिकली इनपुट पावर है कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, वो वर्क कितना कर रहा है इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा आराम, अब इसके फॉर्मूले क्या बनेंगे पावर के, तो तुमने देखा कि तुम्हारे पास एनर्जी के कितने फॉर्मूले थे, तो पावर का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हो जाएगा पावर का, पावर इक्वल्स टू V इंटू आई, दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर, और तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, हाँ, क्योंकि तुम्हारे जो हीट के फॉर्मूले थे उसमें से टाइम ही तो कट हो जाएगा, क्योंकि हम एनर्जी में से टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, तो टाइम कट हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है रान, यस सर। अब देखो सिर्फ इतनी ही चीजें हैं और कुछ नहीं है, तो मैं अब तुम्हें इसके एप्लीकेशन बताता हूं थोड़े से बस, कि कहां पे क्वेश्चन फंस सकता है। अब देखो ध्यान से, तो इसको हटा दूं मैं, चलिए इसके बाद आप मुझे सॉरी एक बात बताइए कि तुम्हारे बल्ब के ऊपर दो बातें लिखी होती हैं, जैसे तुम्हारा बल्ब, मैंने बोला बल्ब की जगह तुम कोई भी अप्लायंस ले लो, मान लीजिए कोई अप्लायंस है, ठीक है। अब इसके ऊपर दो चीजें लिखी होती हैं, एक तो लिखा होता है इस पे कि मान लीजिए ये 50 वॉट का है, एक तो लिखा होगा 50 वॉट और दूसरा लिखा होगा 220 वोल्ट। क्या मतलब है इसका, इसका ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, व्हाट दे मीन बाय इट, क्यों लिखते हैं ये लोग। इनपुट पावर 50 वॉट है, जब 220 वोल्ट सर्किट में लगाते हैं। बिल्कुल, तो इनका कहने का मतलब है कि अगर आप 220 वोल्ट की सप्लाई दोगे, इफ 220 volt supply is given, then it will consume 50 joule energy per second। ठीक है कि नहीं ठीक है, हाँ, मतलब उन्होंने अपना डिक्लेरेशन दे रखा है, उन्होंने अपना डिक्लेरेशन दे रखा है, आप अगर इसको 220 की सप्लाई दे दोगे तो ये क्या करेगा, 50 जूल पर सेकेंड खर्च करेगा। ठीक है बेटा, अच्छा एक बात और, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट है तो फैक्ट्री में बनता है, बनता है कि नहीं बनता फैक्ट्री में, तो एक बार अगर मैन्युफैक्चर हो गया तो आप न तो इसकी पावर चेंज कर सकते हो, न इसका रिक्वायर्ड वोल्टेज चेंज कर सकते हो, और ना ही रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ अप्लायंस कैसे निकालते हैं, तो रेजिस्टेंस ऑफ अप्लायंस इज इक्वल्स टू
रेजिस्टेंस ऑफ अप्लायंस इक्वल्स टू उसकी जो वर्किंग वोल्टेज होता है, मतलब रिक्वायर्ड वोल्टेज जो होता है, वी रिक्वायर्ड। जैसे इसका रिक्वायर्ड वोल्टेज है 220 का स्क्वायर अपॉन उसकी जो पावर गिवन है, रिटन पावर। ठीक है बेटा? यस सर। तो अप्लायंस का रेजिस्टेंस आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि उसका जो रिक्वायर्ड वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रिटन पावर, यही यूज करेंगे आप। और क्योंकि ये दोनों चेंज नहीं हो सकते, इसलिए अप्लायंस का रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं हो सकता, वो फिक्स होता है। आराम ठीक है? हाँ। अब आराम इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, या समझ लो कि मैं एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं तुम्हें, तो एग्जांपल मत लिखो, नोट ही लिखो इसको भी। तो ये नोट नंबर 1 हो गया, एक दूसरा नोट नंबर 2 है। अब आपने क्या किया बेटा, 2 बल्ब लगा दिए तुमने सीरीज में। आपने 2 बल्ब सीरीज में लगाए हैं, एक पावर के अगेंस्ट, मतलब 220 पावर लगा दो। पावर मतलब मेरा वोल्टेज होता है। तो आपने 220 वोल्टेज के अगेंस्ट 2 बल्ब लगा दिए। दोनों बल्ब की जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। एक 50 वॉट का है, दूसरा 25 वॉट का है। ठीक है बेटा? स्पेसिफिकेशन मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब तुम इनको सीरीज में लगाओगे तो दोनों में से किसी को भी 220 वोल्ट नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? दोनों में से किसी को 220 वोल्ट नहीं मिलेगा। मतलब अगर रिक्वायरमेंट, जैसे 4 चपाती की रिक्वायरमेंट है, 4 रोटी की रिक्वायरमेंट है, और मिल कितनी रही है, 2 मिल रही है या 3 मिल रही है, तो पूरा खाना ही नहीं मिल रहा है। तो जब पूरी रिक्वायरमेंट नहीं मिलेगी तो प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगे। ठीक है? जैसे आप अगर अपने घर में जो मेड आती है उसको अगर पूरी तनख्वाह नहीं दोगे तो क्या होगा, वो काम तो करेगी लेकिन आधे अधूरे मन से करेगी। ठीक है? अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा। तो ग्लो वो ज्यादा करेगा जिसमें ज्यादा हीट कंज्यूम होगी। ठीक है? तो बताओ कौन ज्यादा हीट कंज्यूम करेगा इसमें। तो आपके पास हीट का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है हीट का? हीट इक्वल्स टू होता है I² RT। अब आप कहोगे कि आपने पोटेंशियल वाला क्यों नहीं यूज किया? मैंने पोटेंशियल, हाँ, हमेशा वो फॉर्मूला यूज करो जिसमें कांस्टेंट्स ज्यादा हो। तो देखो यहाँ पे करंट कांस्टेंट है मेरी, क्योंकि सीरीज में करंट कांस्टेंट रहती है, तो इन दोनों के अक्रॉस करंट कांस्टेंट है। अब लॉजिक ये है कि हीट किस पे प्रोपोर्शनल आ रही है, हीट इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है? हाँ। अब तुम कमाल की बात देखो, रेजिस्टेंस की इक्वेशन देखो आप। रेजिस्टेंस की इक्वेशन ये कहती है अप्लायंस की कि रिक्वायर्ड वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन पावर। तो रिक्वायर्ड वोल्टेज दोनों का बराबर है, देखो 220। हाँ। लेकिन इस वाले की पावर, इसको ए बल्ब बोल देता हूं मैं, इसको बल्ब बी बोल देता हूं। तो ए की पावर ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो पावर ऑफ ए इज ग्रेटर देन पावर ऑफ बी, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? और आपको यहां साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हीट उसमें ज्यादा प्रोड्यूस होगी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस तो 25 वाट वाले का ज्यादा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि जो लो पावर वाला बल्ब है वो ज्यादा ग्लो करेगा। बिल्कुल। तो लो पावर बल्ब विल ग्लो मोर। ठीक है बेटा? यस। यहां तक क्लियर हो गया आपको? हाँ। चलिए इसके बाद एक चीज और बता रहा हूं, उसको भी देख लो। पहले इसको नोट डाउन कर लो आप, कोई बात नहीं। ठीक है?
करिए, कर नोट लिया डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट। कर लिया, हटा दूं इसको। हाँ अब इसके बाद देखिए, इसी क्वेश्चन में अगर बल्ब्स को मैं पैरेलल में लगा देता हूं, अगर इसी क्वेश्चन में मैं बल्ब को पैरेलल में लगा देता तो उसका दूसरा पॉइंट है उस नोट का कि बल्ब मैंने उल्टा पैरेलल में लगा दिए। तो अब क्या होगा, अब तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। हाँ तो अगर आपने 220 वोल्ट सप्लाई की तो इसको भी 220 मिल जाएगी और इसको भी 220 मिल जाएगी, जो उनकी रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायर्ड वोल्टेज मिल गया। तो अब आप यूज कर सकते हो हीट इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई RT, यूज फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप। और ये जो V होता है ये बेसिकली होता है जो तुम्हें अवेलेबल है वोल्टेज, ना कि रिक्वायर्ड, ठीक है। तो जो आपने अप्लाई किया, देखो दोनों को 220 मिल गया, तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट हो गया और टाइम तो कांस्टेंट होता ही है। तो जो H है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। और आपको मालूम है कि लो पावर वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो लो पावर वाले को हमने A बोला था ना, और हाई पावर वाले को B बोला था। तो लिख लो यहाँ पे कि रेजिस्टेंस ऑफ A इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ B। इसका मतलब हीट किसमें ज्यादा प्रोड्यूस होगी अब, तो हीट A में अब कम प्रोड्यूस होगी और B में हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो कहने का मतलब है कि हायर पावर वाला जो बल्ब है अब ज्यादा ग्लो करेगा। तो इन पैरेलल, अच्छा ओके, उल्टा कर दिया इसमें ए एंड बी को। बिल्कुल। तो नहीं, ए एंड बी तो अभी भी वही लिखे हुए हैं। 25 वाट वाला हमने पहले भी ए लिखा था शायद, नहीं 50 वाले को लिखा था पहले। अच्छा पहले 50 वाले को लिखा था, कोई बात नहीं। तो जो मैंने डिनोमिनेशन लिखा है उसको ही ध्यान रखिए आप, ठीक है ठीक है। तो इन पैरेलल क्या होता है, हाई पावर बल्ब, हाई पावर का जो बल्ब होगा ग्लो मोर, ठीक है। अच्छा अब एक क्वेश्चन है मेरा दूसरा, तो ये तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इनको ऐसे ही याद रखो कि जब तुम सीरीज में दो बल्ब लगाओगे तो हमेशा लो पावर वाला ज्यादा ग्लो करेगा और पैरेलल में हाई पावर वाला ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। अच्छा अरहान, इसके बाद आगे देखिए, अरहान इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि मान लीजिए मैंने दो बल्ब लगाए, मतलब एक जैसे ये लगाया और एक ये लगाया, और सप्लाई मेरी मान लीजिए गलती से मैंने 300 की लगा दी। कितनी लगा दी? 300 वोल्ट। तो ये भी 220 रिक्वायर्ड है, इसको भी 220 रिक्वायर्ड है, ये भी 100 वॉट का है और ये भी 100 वॉट का है। तो इन बल्ब के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं 300 वोल्ट लगा दूं तो क्या होगा, कौन सा फ्यूज होगा? एक को 50 का कर दो, 50 वाट। अब बताओ कौन सा फ्यूज होगा? चेक करता हूँ, 1 मिनट लगेगा। हाँ तो क्या जवाब दिया रान आपने? कोई भी फ्यूज नहीं होगा। कोई भी फ्यूज नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तो नो बल्ब गेट फ्यूज। अच्छा ठीक है, अब मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं। ओके तो अब मैं चेंज कर रहा हूं इसमें कि इफ, तो
तो पहले का आंसर तो आपने बता दिया कि बैटरी कितने की है। तो व्हेन बैटरी इज ऑफ 300 वोल्ट, तो कोई भी फ्यूज नहीं होगा, दोनों काम करेंगे। लेकिन इफ बैटरी V इज इक्वल्स टू 440 वोल्ट, 440 वोल्ट, अब बताओ क्या होगा बेटा। यहाँ पे अब तो पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा ना इनमें, सीरीज में तो डिवाइड होता है। यहाँ पे एक फ्यूज हो जाएगा, कौन सा वाला? फर्स्ट वाला, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। हमको फर्स्ट और सेकंड से मतलब नहीं होता है, पहले कौन सा लगा हुआ है इससे मतलब नहीं है हमको। एज इन 50 वॉट वाला। हाँ, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, यानी ये जो है ये फ्यूज हो जाएगा और ये फ्यूज हो जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा। क्यों? क्योंकि कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। हाँ, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि देन 50 वॉट बल्ब get more than 220 volt, hence get fused। ठीक है, और उसके बाद सर्किट ब्रेक हो जाएगा, इसीलिए 100 वाला तुम्हारा बच गया। बच गया कि नहीं बच गया बेटा? हाँ। चलिए ठीक है, तो इतनी बात हो गई बेटा हमारी, नोट कर लो इसको। ये सारे जो भी बता रहा हूं ये कहीं ना कहीं कंपटीशंस में आए हुए हैं बेटा, क्वेश्चन इस तरह के। हो गया राम? चलिए इसके बाद आगे सुनिए। लेकिन अगर हम सीरीज की बजाय पैरेलल में लगा देते हैं बल्ब्स को, ओके, तो पैरेलल में अगर आप 300 वोल्ट दोगे तो क्या होगा? मान लीजिए रिक्वायरमेंट है 220 की और आपने 300 वोल्ट दे दिया, तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? 300 वोल्ट दिया है और इनकी रिक्वायरमेंट है 220, बताइए। एक सेकंड। ठीक है, हाँ, चलिए अब इसमें देखिए कि अब 300 वोल्ट दिया तो दोनों को 300 मिल जाएगा। हाँ, और रिक्वायरमेंट सिर्फ कितनी है? 220 की, तो दोनों फ्यूज हो जाएंगे। बोथ गेट फ्यूज्ड, बोथ बल्ब गेट फ्यूज्ड। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसका मतलब है कि जहां पे वोल्टेजेस का ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है वहां पे अप्लायंसेस को अगर सीरीज में लगाया जाए तो वो फ्यूज होने से बच जाएंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई। अब इसको हटा दूं मैं?
यस। चलिए इसके बाद मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा एंड द चैप्टर इज डन। अच्छा एक बात बताओ, जूल्स इफेक्ट ऑफ हीटिंग का हम यूज कहां करते हैं? एक थ्योरेटिकल पॉइंट की बात कर रहा हूं खाली। एक तो आपका होता है फ्यूज वायर, सुना है कभी? हाँ, तो पोर्सलन की फ्यूज वायर होती है जो। हाँ, तो आजकल फ्यूज वायर यूज नहीं करते, हम एमसीबी यूज करते हैं। हाँ। एमसीबी का मतलब क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो इसमें टेम्परेरी सर्किट ब्रेक होता है और फ्यूज वायर में परमानेंट सर्किट ब्रेकर है, ये परमानेंटली ब्रेक हो जाता है। तो फ्यूज को रिप्लेस करना पड़ता है आपको, जबकि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी को रिप्लेस नहीं करना पड़ता। आप जाके वो ऑफ हो जाती है, आप फिर से ऑन कर सकते हो उसको। ठीक है ना? चलिए, तो फ्यूज वायर है क्या? इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज टू अप्लायंस। ठीक है, और इसका काम क्या है? इट मेल्ट व्हेन मोर देन रिक्वायर्ड करंट पास थ्रू अप्लायंस। तो अप्लायंस को जितनी करंट चाहिए, जब उससे ज्यादा करंट पास करती है तो ये मेल्ट हो जाता है एंड क्या करेगा? सर्किट को ब्रेक कर देगा, ब्रेक सर्किट। So appliance is saved. So appliance is saved. तो इसका प्राइमरी गोल है अप्लायंस को सेव करना ऑन द कॉस्ट ऑफ सेल्फ। अपने ऊपर, अपने आप को डिस्ट्रॉय करके ये अप्लायंस को बचा लेता है। ठीक है, तो ये भी तो हीटिंग पे ही बेस्ड है कि जब इसमें से करंट पास होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होगी तो जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो इस तरह का रखा जाता है कि उतनी करंट पास हो तो उसको पास होने देगा, लेकिन उससे ज्यादा करंट पास होगी तो ये मेल्ट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, इसके बाद जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था वो एक क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो बेटा देखो इसको, ये आईआईटी में आया था आई थिंक 1980 के आसपास का है, मतलब काफी पुराना क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है बेटा कि जैसे हमारे घर पे वो होती है ना केटल्स, एक केटल है तुम्हारे पास, केटल है एक, और उस केटल में 2 कॉइल लगी हुई है, 2 कॉइल्स। ठीक है, ओके। मान लीजिए एक कॉइल है ए, जब आप ए को स्विच ऑन करते हो तो ये वाटर बॉईल करती है 6 मिनट्स में। दूसरी कॉइल है बी, जब आप सिंपली बी को स्विच ऑन करते हो तो वो 14 मिनट्स में बॉईल करती है। तो एक केटल है जिसमें 2 कॉइल लगी हुई है, जब मैं कॉइल 1 को ऑन करता हूं तो 6 मिनट में वाटर बॉईल करती है, जब कॉइल 2 को ऑन करता हूं तो 14 मिनट में बॉईल करती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर दोनों को सीरीज में लगा दिया जाए तो बोथ इन सीरीज, बोथ इन पैरेलल, जब एक बार दोनों को सीरीज में लगा दिया आपने और एक बार दोनों को आपने पैरेलल में लगा दिया, तब कितना टाइम लेंगी ये बताओ बस। तो क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है कि आपने दोनों कॉइल्स को एक बार सीरीज में लगा दिया
एक बार दोनों को लगा दिया पैरेलल में। अब बस आप इतना बताओ कि कितना हमको टाइम लगेगा व्हाइल इन सीरीज और इन पैरेलल। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले चलो पहले सीरीज में निकालते हैं। तो देखो एक बात समझ लो, आप आपकी जो हीट की रिक्वायरमेंट है वो कांस्टेंट है, क्योंकि आप इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर को बॉईल करोगे। तो मान लीजिए आपको हीट कितनी प्रोड्यूस करनी है, एच हीट प्रोड्यूस करनी है, तो दैट इज इक्वल्स टू, और सप्लाई वोल्टेज भी उतना ही है। तो सप्लाई वोल्टेज है मान लीजिए V मेरा, तो V स्क्वायर बाई सीरीज में नेट रेजिस्टेंस कितना होगा मेरा, उसको मैं लिख देता हूं R नेट या RS लिख देता हूं इन सीरीज, ठीक है, इनटू T। तो अगर इन दोनों को सीरीज में मैंने लगाया तो मेरे को T टाइम मिलेगा। तो ये टाइम हो गया, सीरीज में कितना टाइम लगेगा, तो TS लगेगा। अब एक काम करो, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि सीरीज में रेजिस्टेंस कितना होगा नेट। तो आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस तो ऐड अप हो जाता है सीरीज में, तो जरा इनके रेजिस्टेंस निकाल लिए जाए। तो अगर मैंने जो पहला कॉइल यूज किया तो पहले कॉइल का रेजिस्टेंस कितना होगा, R ऑफ A इज इक्वल्स टू, देखो फॉर्मूला होता है H इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R इनटू T। तो जब मैं A की बात कर रहा हूं, तो जब उसने वाटर बॉईल किया तो H तो कांस्टेंट है उसका, और सप्लाई वोल्टेज भी कांस्टेंट था, रेजिस्टेंस इसका RA हो गया और टाइम ये A ने लिया, ठीक है। तो A ने टाइम कितना लिया ये आपको मालूम है, कितना टाइम लिया A ने, 6 मिनट। तो RA कितना आ गया बेटा, RA आ गया 6V स्क्वायर बाई, आई स्क्वायर यूज करना बेटर रहेगा क्या बेटा, सीरीज में आई स्क्वायर RT वाला यूज करना बेटर नहीं रहेगा। नहीं बेटर तो रहेगा, लेकिन हमारा सप्लाई वोल्टेज तो कांस्टेंट है ना, हम तो नेट वोल्टेज की बात कर रहे हैं। सप्लाई वोल्टेज एज इन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस A पोटेंशियल ड्रॉप बोथ दोनों में मिला के, तो दोनों में मिला के जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो तो फिक्स है ना। जैसे मान लो अगर तुम बैटरी से सप्लाई कर रहे हो, बैटरी 100 वोल्ट की है, तो वो तो सेम ही रहेगा कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट। तो जब मैंने एक सिंगल यूज किया तो उसका रेजिस्टेंस कितना आया, इतना आया। इसी तरह से जब मैं B का निकालूंगा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ऑफ B इज इक्वल्स टू 14V स्क्वायर बाई H, ठीक है। तो दोनों में V, क्या बेटा, दोनों में V सेम नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सीरीज में है दोनों। जब ये मैं कब बात कर रहा हूं, जब दोनों की जब वो इंडिविजुअली यूज किए गए थे अलग अलग। ओके अच्छा ठीक है, जब वो अलग अलग यूज किए गए थे तो सब दोनों के अक्रॉस वोल्टेज तो सेम था ना, सेम सप्लाई लाइन से लगे हुए थे, ठीक है। ओके अच्छा। अब दूसरी बात देखो आप इसमें, इसके बाद दूसरी बात आ रही है, तो रेजिस्टेंस सीरीज में कितना आ गया, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल्स टू दोनों को ऐड कर दो। तो दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो वो आ जाएगा 20V स्क्वायर बाई H, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा अब ये जो इक्वेशन थी तुम्हारी सीरीज वाली, इसमें लगा दो इसको, तो ये आ गया H तो उतना ही रहेगा, सप्लाई वोल्टेज भी उतना ही है, RS कितना आ गया 20V स्क्वायर बाई H, तो 20V स्क्वायर H आ गया ऊपर इनटू टाइम, मेरे को निकालना है। तो कितना आया भाई, देखो V स्क्वायर से V स्क्वायर कट गया, H से H कट गया, तो टाइम कितना आ गया, कितना आ गया बेटा 20 मिनट। तो 20 मिनट में गर्म करेगा, ठीक है। पहले कितने टाइम में कर रहा था, 6 and 14 सेपरेट। हाँ जी, और अब करेगा 20 मिनट में, मतलब कोई फायदा नहीं हुआ उनको सीरीज में लगाने से, ठीक है, बल्कि टाइम बड़ा हो गया।
हाँ चलिए अब पैरेलल की बात कर ले बेटा जरा। हाँ तो ये मेथड है करने का। आपको क्या करना है, दोनों के पहले रेजिस्टेंस निकालने हैं, फिर सीरीज में दोनों का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा वो निकाल देना है, और फिर आपको जितनी हीट प्रोड्यूस करनी है उसके लिए फॉर्मूला लगा दो कॉम्बिनेशन का। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया आराम, ये बताइए मुझे। हाँ ये तो ठीक है। अब पैरेलल वाला कर लें। पैरेलल में 4.2 मिनट्स आ रहा है वैसे। चेक कर लेते हैं एक बार चेक कर लेते हैं। तो पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो सीरीज को निकाल लिया, अब पैरेलल में निकालो। तो इन पैरेलल क्या होता है, 1 बाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल्स टू, तो इसका हो गया 6v² बाई h, और इसका हो गया 14v² बाई h। तो क्या कॉमन आ गया, h अपॉन v² तो कॉमन आ गया, और 2v कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, 1/3 प्लस 1/7, तो 21 आ गया तुम्हारा एलसीएम 21, और ऊपर हो जाएगा 3 + 7। ठीक है, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना आ गया, सॉरी, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस आ गया 42v² बाई 10h। ठीक है, तो निकालिए पैरेलल में क्या कहानी होगी। तो पैरेलल में हीट तो उतनी ही प्रोड्यूस करनी है, तो H = v² इनटू टाइम इन पैरेलल बाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल तो सीधा सीधा ही आ रही है, तो लिख दो इसको। तो आ रहा है H अपॉन 42v² इनटू 10। हाँ तो ठीक है, सही बोल रहे हो, 4.2 आंसर आ रहा है। v² से v² कट गया, h से h कट गया, तो टाइम आ गया पैरेलल में 4.2 मिनट। समझ में आया बच्चे कि नहीं आया। तो मेथड ये है करने का इसको। ओके ठीक है, इस मेथड से जाओगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। ओके यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, आराम से समझाओ मुझे। हाँ सर आ गया। पक्का, हाँ ठीक है।